मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कालखंड 1000 से 1707 है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के हमारे वीडियो में हमने पानीपत का प्रथम युद्ध का अध्ययन किया था। उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम आज खानवा के युद्ध का अध्ययन करेंगे, जो कि बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा के युद्ध का अध्ययन करें उससे पूर्व हम ये और देख लेते हैं कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये पानीपत के युद्ध के बाद बाबर दिल्ली का शासक तो बन गया था, परंतु उसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित था भारत पे। इतिहासकार लेनपुल ने माना है कि भारत कहाँ, उसे तो अभी उत्तरी भारत का भी राजा नहीं कहा जा सकता था। मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक था कि बाबर अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करे। इसके अलावा दिल्ली के राज्य सिंहासन पर सफलतापूर्वक बैठने के लिए बाबर की मध्यवर्ती हिंदुस्तान के विद्रोही सरदारों की शक्ति को कुचलना बाबर के लिए आवश्यक था। शक्तिशाली और शूरवीर राजपूतों से लोहा लेना अभी शेष बचा हुआ था बाबर के लिए। इसके अलावा जो एक कठिनाई थी कि भारत की जनता बाबर और उसके सैनिकों को विदेशी समझकर उनसे संभवतः घृणा किया करती थी। लेनपुल ने माना है कि भारत का प्रत्येक गांव मुगलों के लिए एक शत्रु शिविर था। बाबर के लिए यह आवश्यक था कि वे भारतीयों का आत्मविश्वास प्राप्त करे और स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह स्वीकार करवाए। इसके अलावा जो मृत सुल्तान इब्राहिम लोदी थे, उनके कई सिपह सालार जीवित थे और वे बाबर के लिए मुसीबत बने हुए थे, जिसमें कि कासिम खान ने संभल, निज़ाम खान ने बयाना, हसन खान ने मेवात पर अधिकार कर लिया और बाबर को अपने बाहुबल के द्वारा इन सभी अफगान सरदारों को पराजित करके अपने आधिपत्य में लाना एक कठिन काम था पानीपत की युद्ध के उपरांत। इसके अतिरिक्त बाबर की एक गंभीर समस्या यह थी कि उसके स्वयं के सैनिक और सरदार वे वापस लौटना चाहते थे काबुल। ठंडे प्रदेश के वासी होने के कारण वे भारत की तीव्रगामी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे। बाबर को अपने सैनिकों को आगामी भारतीय अभियानों के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी और इन समस्याओं के साथ ही बाबर को भारत में आगे बढ़ना था। बाबर ने अपनी सभी समस्याओं को बड़े साहस, धैर्य और कौशल के साथ सुलझाया था। उसने अपने सैनिकों से प्रार्थना की और उन्हें मना लिया था। बाबर ने मुगल सैनिकों और सरदारों को समझाते हुए कहा था कि वर्षों के परिश्रम से, कठिनाइयों का सामना करने के बाद, लंबी यात्राएं करने के पश्चात अपने वीर सैनिकों को युद्ध में झोंक कर और भीषण हत्याकांड करके हम खुदा की कृपा से दुश्मनों के झुंड को हराने में सफल हुए, ताकि हम उनकी लंबी चौड़ी विशाल भूमि को प्राप्त कर सकें। अब ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें विवश कर रही है और कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसके कारण हम उन प्रदेशों को छोड़ दें जिन्हें हमने जीवन को संकट में डालकर जीता है। अतः बाबर के इस तरह के भाषणों से जो मुगल सेना थी वो कहीं ना कहीं संगठित होकर युद्ध करने के लिए तत्पर रहा करती थी और बाबर ने इसी ताकत के द्वारा मध्यवर्ती विद्रोहियों से निमटने का अपना साहस किया था और वह सफल भी हुआ था। इसमें मध्य भारत के विद्रोहियों का दमन। बाबर के सौभाग्य से महमूद, फिरोज खां, शेख बायजीद और कुछ अन्य अफगान सरदारों ने बिना युद्ध लड़े ही बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये सभी क्या अफगान सरदार थे। बाबर के द्वारा नियुक्त मुगल सेनापतियों ने विद्रोही अफगान सरदारों का दमन करके
बाबर का अधिकार क्षेत्र संभल, बयाना, इटावा, धौलपुर, कन्नौज, ग्वालियर और जौनपुर तक विस्तृत कर दिया था। इसी के उपरांत बाबर ने राजपूतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। अब हम अपने जो मुख्य विषय है हमारा अध्ययन का, अब हम उस पे आ रहे हैं। राजपूतों के साथ युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा का युद्ध, बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति को कुचल दिया था। अब उसने मेवाड़ के राणा सांगा अथवा संग्राम सिंह से निपटने का निश्चय किया था। खानवा के युद्ध के कारण, इसमें पहला कारण हम लेंगे, राणा सांगा राजस्थान के सबसे शक्तिशाली सरदार थे। वह असाधारण युद्ध सामग्री और साधनों के स्वामी माने जाते थे। कर्नल टॉट का कथन है कि 80,000 घुड़सवार, 7 बड़े नरेश, 9 राव, 104 रावल तथा रावत हर समय उनके इशारे पर रण क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार रहा करते थे। राणा सांगा की शक्ति को कुचले बिना बाबर संपूर्ण उत्तरी भारत का शासक नहीं स्वीकार किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त राणा सांगा भारत में हिंदू साम्राज्य अथवा हिंदू पद पातशाही स्थापित करना चाहते थे, जो शायद बाबर को पसंद नहीं था। एक अन्य कारण और, सांगा का यह विचार था कि बाबर भी अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों की भांति धन दौलत लूटकर भारत से लौट जाएगा। इस प्रकार उसे भारत में हिंदू पद पातशाही स्थापित करने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन जब उसे बाबर के इस निश्चय का पता चला कि वह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा, तो उसके सम्मुख केवल एक ही मार्ग था कि बाबर के साथ भीषणतम युद्ध। संक्षेप में हम ये मान सकते हैं, सांगा और बाबर की परस्पर विरोधी महत्वाकांक्षाओं के कारण दोनों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया था। एक और कारण है, कहा जाता है कि जब बाबर काबुल में था तब सांगा और उसके बीच एक संधि हुई थी, शायद ये गुप्त संधि थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसका नाम है, उसमें लिखा है कि जब मैं काबुल में था और हिंदुस्तान नहीं आया था, उन दिनों राणा सांगा ने अपना राजदूत मेरे पास भेजा था और उसके द्वारा मेरे प्रति सम्मान प्रकट किया गया था। उस राजदूत के द्वारा यह निश्चय हो गया था कि बादशाह काबुल से चलकर दिल्ली पर आक्रमण करे और उसी समय मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने के बाद राणा सांगा का राजदूत काबुल से लौटकर चला गया था। पूर्व में भी की गई संधि के अनुसार सांगा ने पानीपत के युद्ध के समय इब्राहिम लोदी पर आक्रमण नहीं किया, अतः बाबर ने सांगा का वचन भंग करने का दोष लगाया था। यानी कि बाबर ने सांगा के ऊपर वचन भंग का दोष लगाया था, जो एक युद्ध का अहम कारण भी बन गया था। राणा सांगा ने बाबर को उखाड़ फेंकने के लिए इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी हसन खां मेवाती से गठजोड़ कर लिया था। बाबर इस राजपूत गठबंधन को अपने लिए खतरनाक मानता था। इसी कारण एस.आर. शर्मा ने लिखा है कि यह युद्ध मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं का युद्ध नहीं था, बल्कि एक विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न था, जो सांगा ने किया था बाबर के विरुद्ध। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने बयाना पर अधिकार कर लिया था। सांगा को अपने अधीन बयाना राज्य सांगा अपने अधीन समझता था, अतः सांगा ने बयाना पर पुनः अधिकार कर लिया था और ये जो बयाना है दोनों के मध्य एक तरह से युद्ध का कारण बन गया था। खानवा के युद्ध की घटनाएं और खानवा का युद्ध। राजपूतों के विरुद्ध खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय करना था। राणा सांगा का यह विचार था कि बाबर भी संभवतः अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश को लूटकर वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया भी था, परंतु अब बाबर ने
भारत में रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो सांगा के लिए बाबर से संघर्ष करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि बाबर के रहते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता था। इसी कारण सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने का निश्चय किया और इस कार्य में अफगानों की सहायता ली। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, उसने हसन खां मेवाती से सहायता मांगी, महमूद लोदी को अपनी तरफ मिलाया और आलम खां लोदी को अपने यहाँ राजनीतिक शरण भी दी थी। इधर बाबर भी राणा सांगा को पराजित किए बिना अपने आप को हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं समझ रहा था। फिर राजपूतों और अफगानों के गठबंधन को देखते हुए उसने उनसे युद्ध करने का निश्चय कर लिया था। इसे क्रियान्वित करने हेतु राणा सांगा पर आक्रमण करने का बहाना बाबर ढूंढ ही रहा था। उसने राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप भी लगाया था कि उसने इब्राहिम लोदी को परास्त करने में बाबर को सहयोग नहीं दिया था। कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए उसे खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण भी मान लिया था, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का ये कहना था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को धौलपुर व खातौली के युद्धों में पहले ही हरा चुके थे, अतः उसे बाबर को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका ये कहना था कि इन दोनों के बीच में शत्रुता का कारण कुछ हद तक धर्म भी था। राणा सांगा अपने आप को हिंदुओं का नेता तथा हिंदू धर्म व संस्कृति का रक्षक मानते थे, जबकि बाबर अपने आप को इस्लाम का सर्वोच्च देखना चाहता था और मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए उसके लिए ज़रूरी था कि वह मुसलमानों को सुरक्षित करने के लिए युद्ध करे। इन सब कारणों ने दोनों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। आने वाले संघर्ष को अनिवार्य देखते हुए राणा सांगा ने करीब करीब राजस्थान के सभी राजाओं को सहायता के लिए आमंत्रित कर लिया था और सभी राजपूत राजा उनके झंडे तले इकट्ठे भी हो गए थे। हिंदू राजाओं के साथ भी अनेक अफगान सरदार भी जो बाबर को हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे, वह राणा सांगा के साथ आकर के मिल गए थे। बाबर ने इस तैयारी को देखते हुए हुमायूं को, जो अफगानों के दमन करने में लगा हुआ था, ये शहजादा हुमायूं है, आगरा वापस बुला लिया था। बाबर जो स्वयं काफ़ी समय से आगरा में ही था, युद्ध की तैयारी करने में जुटा हुआ था और 11 फरवरी 1527 को राणा सांगा का सामना करने के लिए वह आगरा से रवाना हुआ था। उधर राणा सांगा भी जनवरी के अंत में ही युद्ध के लिए चित्तौड़ से प्रस्थान कर चुके थे। इतिहासकार अर्स्किन ये मानते हैं कि राणा सांगा की शक्ति को देखकर बाबर एक बार तो भयभीत हो उठा था और उसने रायसीन के शासक सिलदी तंवर के माध्यम से संधि भी करनी चाहिए थी, परंतु महाराणा सांगा ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब सांगा बयाना के सैनिक महत्व के दुर्ग की ओर बढ़ा, जिस पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। कुछ ही समय में राजपूतों ने बयाना पर अधिकार पुनः स्थापित कर लिया था। मेहंदी ख्वाजा और अन्य अफसर कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ भागकर बाबर के पास पहुंचे, जिन्होंने राजपूत सेना की भीषणता और वीरता की बुरी बुरी प्रशंसा जाकर के बाबर से की थी। बाबर स्वयं आत्मकथा में लिखता है कि इन लोगों ने राजपूतों की वीरता की जो चर्चा की थी, उससे मुगल सेना में एक तरह से सनसनी और डर फैल गया था। बाबर ने सीकरी में अपना पड़ाव डालने के लिए अब्दुल अजीज के नेतृत्व में 1500 सैनिकों का एक दस्ता भेजा था, किंतु वह भी राणा के दस्ते के हाथों कुचल गया था और इसकी पुष्टि तथा बचाव के लिए प्रयत्न भी किए गए थे, किंतु बाबर को और अब्दुल अजीज को कोई सफलता नहीं मिली थी। इसी बीच काबुल के एक ज्योतिषी जिसका नाम मोहम्मद शरीफ था, उस ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की थी बाबर को सुनाते हुए कि जो पूर्व दिशा में युद्ध करने जाएगा
उसकी पराजय होगी। इससे मुगल सेना और भी अधिक भयभीत हो गई थी। कहने का तात्पर्य यह था कि इस युद्ध में संभवतः मुगलों को पराजय का सामना करना पड़ेगा। बाबर के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह किसी भी तरह अपने साथियों का साहस बढ़ाए, सेना का मनोबल बढ़ाए। ऐसी स्थिति में बाबर ने सेनापति, सेना और मानव बुद्धि का पारखी होने का सहज बुद्धि का प्रयोग किया था। अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसने बहुत ही नाटकीय ढंग से अपनी सेना के सम्मुख एक भाषण दिया था, जिसमें उसने कहा था कि हम कभी मदिरा नहीं पिएंगे, इसकी हम शपथ लेते हैं। मदिरा के प्याले व बहुमूल्य पात्रों को उसने तोड़वा दिया था तथा बची हुई मदिरा को जमीन में उड़ेल दिया था और उसको फैला दिया था, नष्ट कर दिया था। उसने अपने भाषण में मुसलमानों को यह भी कहा था कि वह मुसलमानों से लिया जाने वाला तमगा नामक कर हटा देगा। उसने अपने सैनिकों के सामने एक जोशीला भाषण दिया। युद्ध के पश्चात स्वदेश जाने के इच्छुक सैनिकों को वापस जाने देने का आश्वासन दिया और इस युद्ध को जिहाद यानी कि इस्लाम की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध घोषित कर दिया था। बाबर के इन कार्यों का उचित प्रभाव पड़ना ही था मुस्लिम सेना पर। उसके सभी सैनिकों और सरदारों ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली कि वे मरते दम तक युद्ध लड़ेंगे और बाबर का सहयोग करेंगे युद्ध में। इसके बाद बाबर खानवा पहुंचा और वहां अपनी सेना का जमाव किया, शिविर लगाया। कुछ समय बाद राणा सांगा भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए। 17 मार्च 1527 की सुबह करीब 9:30 बजे युद्ध आरंभ हुआ और संध्या तक युद्ध निरंतर चलता रहा। बाबर ने वही नीति अपनाई जो उसने पानीपत के युद्ध में अपनाई थी। अंतर केवल उतना ही था कि अब की बार गाड़ियों की पंक्तियों को चमड़े के स्थान पर लोहे की जंजीरों से बांधकर खड़ा किया गया था। दूसरा, तोपों को पहिएदार तिपाहियों पर रखा गया था ताकि वे आगे पीछे खिसकाई जा सकें। सेना की व्यवस्था में एक विशेषता यह थी कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ के रखा था ताकि समय पर वह काम आया जा सके। रिजर्व दस्ता यानी कि बाबर स्वयं सेना के मध्य भाग का, हिमायूं दाहिने हिस्से का और मेहंदी ख्वाजा बाएं पार्श्व का संचालन कर रहा था। रशब्रुक विलियम्स, जो पश्चिमी इतिहासकार है रशब्रुक विलियम्स, उनका यह कहना है कि बाबर और सांगा की सेनाओं का अनुपात 1/8 था, जो शायद हमको उचित नहीं लगता है, जबकि डॉक्टर एल श्रीवास्तव का कथन हमको अधिक ठीक लगता है, जो ये मानते हैं कि अनुपात 1/2 भाग में था। बाबर की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे, जबकि राणा सांगा की सेना के पास लगभग 80,000 सैनिकों का दस्ता था। राणा सांगा ने अपने सैनिकों को मुगलों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राजपूतों ने परंपरागत युद्ध शैली को अपनाते हुए मुगल तोपखाने तथा घुड़सवारों का साहस और शौर्य के साथ मुकाबला किया। पहले तो अपनी संख्या और वीरता के बल से राजपूत जीतते हुए मालूम पड़ रहे थे, किंतु शाम होते होते लड़ाई का रुख पलटने लगा और राजपूतों की बड़ी बुरी तरह से हार हुई। उनका बड़ा भयंकर संहार हुआ और बची हुई सेना एक तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी, क्योंकि तोपों ने पूरी राजपूत सेना को ध्वस्त कर दिया था। राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ था। राणा सांगा स्वयं घायल होकर मूर्छित हो गए और कुछ सरदार उन्हें पालकी में डालकर युद्ध भूमि से बाहर ले गए। बाबर को एक बार फिर निर्णायक विजय प्राप्त हुई। उसने अपने विजय चिन्ह स्वरूप राजपूतों के सिरों का एक स्तूप ढेर बनवाया और गाजी यानी कि धर्म युद्ध का विजेता की उपाधि
धारण की और युद्ध में बाबर पूर्णतः विजय हासिल करके उत्तरी भारत का भी अधिपति बन गया था। इसी के साथ खानवा का ये युद्ध हमारा समाप्त होता है।